दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स बाय अजय माथुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है और इसके लागू होने के बाद शिक्षा जगत में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसी क्रम में एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने बीएससी पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षा है उसको बहुविकल्पीय लेने की घोषणा की है। इस परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और आप लोग जानते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसमें जो 4 विकल्प होते हैं वो सब एक जैसे ही लगते हैं। इसलिए जब तक हमें टॉपिक का अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सही उत्तर को टिक करने में असमर्थ रहेंगे। ये पूरी परीक्षा ओएमआर शीट पर देनी होगी। दोस्तों काफ़ी बच्चों की कॉल आई, उन्होंने कहा कि सर हो सके तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आप वीडियो बना दीजिए। तो ये मेरा पहला लेक्चर है। इसमें मैं जो आपका पेपर है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, उसके पहले पोर्शन थर्मल फिजिक्स के अंतर्गत जो पहली यूनिट है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उस पर डिस्कस मैं करूँगा। बेटा आप लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप लोगों ने 12th में ही पढ़ा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है, वह ब्रांच होती है जिसमें कि हीट और मैकेनिकल एनर्जी, हीट और वर्क, जैसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, हिंदी में कहते हैं इसे ऊष्मा, इसे कहते हैं कार्य और इसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा एक तरह का कार्य ही है ना, का अध्ययन किया जाता है और इनके आपस में जो स्थानांतरण होता है, आपस में जो चेंजिंग होती है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। भौतिक विज्ञान की वो ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें कि हीट और मैकेनिकल एनर्जी के बीच संबंध और आपस में एक्सचेंज के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स के संबंध में 4 नियम हैं: प्रथम, द्वितीय, तृतीय और जीरोथ। तो आज हम बात करना चाह रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम पर आधारित है, तापीय साम्यावस्था पर आधारित है। होता क्या है कि यदि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास ये 3 चैम्बर हैं। ये कोई सिस्टम ए है, ये कोई सिस्टम बी है और ये कोई सिस्टम सी है। सिस्टम ए और बी के बीच में जो हमने वॉल लगाई है, दीवार जो लगाई है, वो अचानक दीवार लगाई है नॉन कंडक्टर, जो हीट को अचानक अचानक आइसोलेटेड भी कह सकते हैं, इसे आइसोलेटेड करती है ये सिस्टम के लिए, हीट के लिए। ठीक है। और दूसरी जो हम बात करते हैं, दूसरी जो ए और सी के साथ और बी और सी के साथ है वो कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल मतलब चालक, ये चालक दीवार है। और इन दोनों के बीच में कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग जो हीट का आदान प्रदान जिसके अंदर से नहीं हो सके। यदि ए और सी, ये नियम ये बताता है कि यदि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, यदि इन दोनों के ताप समान हैं, बी और सी के ताप समान हैं, तो ये जरूरी बात है कि ए और बी भी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये रूल ये बताता है कि यदि चाहे इन दोनों के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉल कैसी लगी हुई है? इन दोनों के बीच में नॉन कंडक्टिंग बॉल लगी हुई है, इसलिए लगी हुई है, इसलिए इनमें ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। परंतु शर्त यह है कि यदि ए एंड सी और बी एंड सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तापीय साम्यावस्था में है, तो जरूरी बात है, तापीय साम्यावस्था का मतलब कि इससे इसमें ऊष्मा ना जाए, इससे इसमें ऊष्मा ना जाए, दोनों के ताप समान है।
ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जरूरी बात है कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, चाहे उनके बीच में कैसी भी। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोगों के लिए एक बात बता दूं कि यदि कोई ज्यादा ताप पर सिस्टम है, इसके संपर्क में हमने ये कम ताप पर रख दिया, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका ताप ज्यादा है, और इसका ताप क्या है, कम है, इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखें कि जो कम टेम्परेचर वाला है उसमें ऊष्मा तब तक जाती रहेगी, हीट जब तक जाती रहेगी जब तक कि दोनों के ताप समान ना हो। जाएगी ज्यादा वाले से कौन, हीट, ट्रांसफर किसका होएगा, हीट का, और बराबर कौन होएगा, टेम्परेचर। तापीय साम्यवस्था, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम वो अवस्था होती है, तापीय साम्यवस्था वो अवस्था होती है जिसमें कि दोनों के ताप समान हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा का जो ज्यादा से कम की वो जो ऊष्मा का प्रवाह चल रहा था, ऊष्मा का जो बहाव कहा था वो रुक जाए, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, तापीय साम्यवस्था कहते हैं। उसमें दोनों जो सिस्टम होते हैं समान ताप पर आ जाते हैं, और समान ताप करने के लिए क्या होता है, ज्यादा ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में हीट ट्रांसफर होती है, ताप ट्रांसफर नहीं होता है, हीट ट्रांसफर होती है। अब यहीं से, इसी से एक नई कंडीशन निकल के आई है। नई कंडीशन क्या निकल के आई है, एक नया कंसेप्ट निकल के आया है जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो कंसेप्ट निकल के आया है, टेम्परेचर की जो अवधारणा निकल के आई है कि टेम्परेचर है क्या चीज, वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही आई है। विशेष ध्यान रखना आप लोग, कई बार क्वेश्चन आता है, किससे निकल के आई है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आई है। और एक दूसरी बात और क्या है कि टेम्परेचर के बिना फर्स्ट और सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करना बेकार है। जब हम इस पर बात करेंगे तो बिना बिना टेम्परेचर के, टेम्परेचर एक ऐसी राशि है कि उसकी हमें फर्स्ट और सेकंड लॉ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लॉ में जो हीट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो हीट के बारे में टेम्परेचर बिना बात ही नहीं हो सकती। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड लॉ तो बन गए, पहले फर्स्ट लॉ बना था, फिर सेकंड लॉ बना, फिर थर्ड लॉ बना था, परंतु एक क्या बात आई, बात ये निकल के आई कि टेम्परेचर के बारे में बात नहीं चली, ऊष्मा से काम चला रहे थे, परंतु जब टेम्परेचर की बात आई तो ये आई कि भाई कोई नियम ऐसा भी होगा जो टेम्परेचर के बारे में जानकारी दे। तो उसकी जो जानकारी निकल के आई, तो चूंकि ये तो बन चुके थे तो इनसे पहले लाना था, क्योंकि ये इन पे आधारित है, टेम्परेचर पर आधारित है, जब पहले लाना था तो पहले लाने के लिए हमें क्या नाम देना पड़ा इसका, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किन साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था, उनका नाम था बेटा फाउलर। उनका नाम था फाउलर, फाउलर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट दिया। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाद में आया, जैसे आपने सुना है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 उनमें जीरो बाद में आया, ऐसे यहाँ पे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट सेकंड के बाद में आया। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि इसका प्रतिपादन किसने कहा, तो आप कह देंगे फाउलर नाम के एक वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा। और ये भी पूछ सकता है कि ये बाद में आया था पहले आया था, तो आप बताएंगे बाद में आया था जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों आया था, क्योंकि हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हुई थी। दूसरी बात, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किस चीज का ओरिजिन होता है, कौन से कंसेप्ट के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप बता देंगे टेम्परेचर के बारे में। और टेम्परेचर आप सभी लोग जानते हैं कि टेम्परेचर क्या है, किसी चीज के ठंडेपन और या गर्माहट मतलब हॉटनेस या उसके कोल्डनेस की जो मेजरमेंट है, जो और उसका जो मापन है, ठीक है, उसकी जो माप है, उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर से हम बता सकते हैं कि चीज कूल है या हॉट है। ठीक है, तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर और कोई इतनी ज्यादा बड़ी जानकारी नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि जो तापीय थर्मल इक्विलिब्रियम जो होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में जो दो सिस्टम होते हैं, एक कम ताप वाला और ज्यादा ताप वाला, उनमें से उनमें जो नियम जो होता है, ये ज्यादा में से कम ताप की ओर ऊष्मा का चलती रहती है, कम ताप वाली से। तो याद ये रखना कि जो ट्रांसफर होता है वो हीट का होता है, और बराबर कौन होता है, टेम्परेचर होता है। और थर्मल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसमें कि दोनों के ताप समान हो जाते हैं और ऊष्मा का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। ओके, ये ध्यान रखना। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बात कर रहे हैं।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए बताता है, ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि जो कभी ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते, उसी पर ये आधारित है। इसमें होता क्या है कि हम थर्मोडायनेमिक्स निकाय के बारे में बात करते हैं। ये हमने एक थर्मोडायनेमिक्स निकाय बना लिया है। ये हमने एक सिलेंडर ले लिया और इस सिलेंडर के अंदर ये हमने इसमें ये चलनशील हमने एक पिस्टन लगा दी, ये चलनशील पिस्टन। अब ध्यान रखना आप लोग, इसमें आता है सिस्टम और सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब परिवेश और सिस्टम का मतलब निकाय। तो जितनी जो गैस भरी होती है इस गैस को हम निकाय कहते हैं, इसे हम निकाय कहते हैं, इसे हम सिस्टम कहते हैं। जो गैस है वो सिस्टम है और जो सिलेंडर है, पिस्टन है और या इसके नीचे हम इसे हीट देने के लिए बर्नर लगा रहे हैं, ये जो सब चीजें हैं जो बर्नर वगैरह लगा रहे हैं जैसे गर्म करके जो हीट देंगे, है ना, हीट देने के लिए ये जो सब चीज लगा रहे हैं, जो जो इसके नेचर को चेंज कर सकते हैं, जो 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 एक्सटर्नल जो सब चीजें उन्हें हम सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग परिवेश, इन्हें हम सराउंडिंग बोलते हैं। इन सब चीजों के लिए हम सराउंडिंग बोलते हैं। ये सब चीज सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग, ये सब जो सब चीजें होती हैं सराउंडिंग कहलाती है। ये पूरी की पूरी चीज हमारी क्या कहलाती है? सराउंडिंग बोली जाती है। अब बात क्या चीज है, यदि हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो हम समझना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? सुनो मेरी, कि यहाँ से हमने हीट दी तो वो हीट दो काम करेगी। एक तो इसे गर्म कर देगी, इसके लिए सिस्टम के लिए मतलब गैस के लिए, जो इसके अंदर जो गैस भर रही है जैसे हम सिस्टम बोल रहे हैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा देगी, मतलब क्या करेगी, इसका इसे गर्म कर देगी, नॉर्मल भाषा में गर्म हॉट कर देगी इसे। और दूसरा क्या काम करेगी, ये जो गैस है ये फैलने का प्रयास करेगी, फैलने का प्रयास करेगी तो इस पिस्टन को क्या कर देगी, ऊपर को ढका देगी, ऊपर के लिए पुल कर, ऊपर के लिए बाहर के लिए भागेगी, भगा देगी। जब भगाएगी तो बाहर कौन होएगा? अरे बाहर तो वातावरण होएगा, वायुमंडल होएगा। तो इस वायुमंडल के अपोज में क्या करेगा, ये सिस्टम कार्य करेगा। भाई ये सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम वायुमंडल के थ्रू कार्य करेगा। तो यहाँ से अब ये दो बात निकल के आई कि जो आपने दी, मानो हमने थोड़ी सी हीट दी, डी क्यू नाम की छोटी सी हीट थी, तो वो हीट खत्म नहीं हुई, उसने दो काम कर दिया। एक तो इसका गर्म कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। और किसी चीज का, किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। एक तो उसने इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर दी और दूसरा क्योंकि ये पिस्टन ऊपर को चली गई और ऊपर कौन था, वायुमंडल था, तो वायुमंडल के अपोज क्या करा, इसने काम करा। तो एक वायुमंडल के अपोज कार्य करने में दो बातें हो गई यहाँ पर। ये जो आपने हीट दी वो हीट जितनी थी उतनी है, परंतु अब उसके दो रूप हो गए, एक इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग, चेंजिंग, और चेंजिंग कैसी, पॉजिटिव चेंजिंग। पॉजिटिव चेंजिंग मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर चीज के अंदर अपनी एक एनर्जी स्टोर होती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात ये आती है कि इसने वायुमंडल के अपोज पर वर्क करा, पिस्टन ऊपर को भागी क्योंकि सिस्टम ने ढकेली हो। तो एक ये तो कहना मतलब कुल मिला के ये है कि जितनी भी हीट थी वो नष्ट नहीं हुई, पूरी की पूरी है। इसलिए किस पर बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या करता है, कार्य करता है। पहली बात आप ध्यान रखें, काफी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पे बेस है, तो आप पहले ये बात बताएंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, पहली बात। एक दूसरी बात और आती है यहाँ पर निकल के, दूसरी बात क्या आती है बेटा, दूसरी बात ये आती है निकल कर कि ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है,
डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये जो फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स है, ये इसका ये रिलेशन है ना? उसकी इक्वेशन ही बोल देते हैं इसे। डी क्यू आपका रूप में लिख दिया है ये हमने, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करी, थोड़े का मतलब यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एक दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये आती है कि जैसे आपने अभी देखा था कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो था, उससे एक नया कंसेप्ट निकल के आया बेटा। किसका लेकर के आया था? टेम्परेचर का। टेम्परेचर के बारे में जो लोगों को जानकारी मिली वो कहाँ से मिली? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। परंतु एक नई क्वांटिटी एक और आ गई यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ध्यान देना, विशेष बात है जिसे यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो इंटरनल एनर्जी है उसका जो कंसेप्ट जो आया बेटा, वो याद रखना आप, वो आया किससे? वो आया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये बात आप ध्यान रखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो कंसेप्ट निकल के आया वो इंटरनल एनर्जी का आया, और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो कंसेप्ट निकल के आया वो टेम्परेचर का आया। बात ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना बेटा, जो ये यू जो है, यू जैसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी कह रहे हैं। ये इंटरनल एनर्जी जो है ये यूनिक फंक्शन बोला जाता है, यूनिक यूनिट फंक्शन बोला जाता है। यूनिट फंक्शन का क्या मतलब होता है? एकल फलन। ये एकल फलन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है एकल फलन? क्योंकि ये केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है, और उस वेरिएबल का नाम क्या है? उस वेरिएबल का नाम है टेम्परेचर। क्या नाम है उसका? टेम्परेचर। आप ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू कैसा वेरिएबल है, आप बताएंगे यूनिक वेरिएबल है। यूनिक वेरिएबल है, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं? इसे डॉट फंक्शन भी कह देते हैं, हम डॉट फंक्शन कह देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो ये इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घट गया तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगी, और किसी चीज से ऐसे कोई मतलब नहीं है। इंटरनल एनर्जी को केवल एक ही फंक्शन से मोहब्बत है, उसका नाम है क्या चीज? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ओनली। जबकि डी क्यू, मतलब कि डी क्यू का मतलब क्यू, और जो डब्ल्यू है, इन ये ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शन पर डिपेंड करते हैं, ये एक से ज्यादा फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। इनके जो वेरिएबल है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, परंतु इसका बेचारे का एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है कौन? टेम्परेचर। याद रखना आप कि पहली बात ये ध्यान रखना कि इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट कहां से आया। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि इंटरनल एनर्जी जो यू है वो है कैसी, क्या है वो। दूसरा, वो किस पर डिपेंड करती है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इंटरनल एनर्जी किस पर बात करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसलिए हम इसे यूनिट फंक्शन कहते हैं, इसे डॉट फंक्शन भी कह देते हैं हम लोग। और दूसरी बात, ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। एप्लीकेशन एप्लीकेशन काफी एप्लीकेशन है, जिनमें से हम मूलभूत पर बात करेंगे। एक आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, मेन दो प्रोसेस है। एक तो है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आप लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस देखा होगा। जैसे हिंदी में कहते हैं आइसो मतलब सम, और थर्मल का मतलब तापीय, और प्रोसेस का मतलब प्रक्रम। एक ये प्रक्रम होता है, और एक दूसरा प्रक्रम होता है जिस बहुत एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसे हम लोग रुद्धोष प्रक्रम कहते हैं, रुद्धोष। एक तीसरी और बात करते हैं हम, एक समआयतनिक भी होता है जिसमें आयतन समान रहता है। सम आयतनीय या आयतनिक प्रक्रम, ठीक है। आइसोबोलोमेट्रिक कह देते हैं इसे। प्रक्रम प्रोसेस। एक बेटा और होता है चक्रीय, एक चक्रीय प्रक्रम होता है। यहाँ पर आ नहीं रहा है, मैं इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। एक होता है चक्रीय प्रक्रम, एक चक्रीय प्रक्रम होता है बेटा, जैसे साइक्लिक प्रोसेस।
ये कुछ है। यहाँ से एक क्वेश्चन 101% आएगा। दो बातें मैं आपके लिए बताता हूँ। पहले आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है और रोडोश प्रक्रम क्या है, ठीक है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कि इनका इन प्रक्रम में अब हम ये देखना चाहेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या लाभ होंगे, एडियाबैटिक में क्या हो सकता है, सम आयतनिक जो प्रक्रम है मतलब आइसोबोलोमेट्रिक जो है इसमें क्या होएगा, और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, इन पर बात करेंगे। तो बेटा हम जो बात कर रहे हैं, पहले मोटा मोटी एक बात समझो, आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम क्या होता है। समतापी प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें कार्य पूरा हो जाए, परंतु पूरे प्रोसेस जो कार्य हो रहा है पूरे प्रक्रम के दौरान, जो कंप्लीट कार्य जो हो रहा है पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु पूरा जब प्रोसेस होएगा तो जितना पहला था टेम्परेचर लास्ट में उतना ही टेम्परेचर मिलेगा। कुछ हो परंतु टेम्परेचर चेंज ना हो उसका, ये ध्यान रखना है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ये होता है कि इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का आदान प्रदान नहीं होता है। टेम्परेचर चेंज हो जाता है, याद रखना आप, इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाएगा परंतु हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। सम वॉल्यूम में क्या होगा, सम वॉल्यूम जैसे आपको लग रहा है सम आयतनिक, मतलब इसमें आयतन चेंज नहीं होगा पूरे प्रक्रम में। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या है कि जिस स्टेट से आप गए, चाहे कितनी भी स्टेजों में घूमे आए, आप कैसी भी अवस्था में घूमे आए, परंतु लौट के जब आए तो जैसी पहले थी स्थिति बिल्कुल सेम स्थिति वो होगी, पहले जो स्थिति थी वही होगी, पहले जितना टेम्परेचर था वही टेम्परेचर होगा, पहली जो अवस्था थी वही लास्ट अवस्था होगी। ये होता है साइक्लिक प्रोसेस। चलो अब थोड़ा सा हम इसके एप्लीकेशन का यूज करते हैं अब आइसोथर्मल प्रोसेस पर। आइसोथर्मल, बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा आप जानते हैं मैंने बता दिया तुम्हें, समतापी, समतापी। बेटा ये क्या होता है समतापी प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि टेम्परेचर पर एक ऐसी राशि है जो डिपेंड करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये बात तुम्हारे मन में होना चाहिए कि उस सिस्टम की समतापी प्रक्रम जो है, उस प्रक्रम में जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। पहली बात समझ में आ जानी चाहिए। जब इंटरनल एनर्जी कैसी है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ना वृद्धि होगी और ना ही कमी होगी। इसका मतलब क्या चीज है कि उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एप्लीकेबल करने के लिए, उसे लागू करने के लिए इसमें कौन से प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में आपके लिए डी डब्ल्यू के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डी क्यू के बारे में जानकारी, डी यू के जान, तो डी यू का मान कितना हो जाएगा, जीरो। डी यू का मान जीरो होने का मतलब क्या है, डी यू का मान डी यू का मान जीरो होने का मतलब अब क्या हो गया, इस प्रक्रम से ये बात पता चल गई कि अभी जो हमने आपका जो पिस्टन लगा के और ऊष्मागतिकी जो निकाय बनाया था, थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम बनाया था, उसमें आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए, उसे देखिए आप, उस चित्र को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए और फिर यहाँ से देखिए कि जितनी आप बर्नर से हीट देंगे, जितनी आप हीट देंगे वो पूरी की पूरी हीट अब दो काम नहीं कर रही है, पहले दो काम कर रही थी, उसे गर्म भी कर रही है सिस्टम के लिए, अब यहाँ पे गर्म नहीं कर रही है, अब क्या कर रही है, अब जितनी आप हीट दे रहे हैं, जितनी आप हीट दे रहे हैं सिस्टम के लिए, सिस्टम मतलब गैस के लिए जितनी पूरी हीट दे रहे हैं वो पूरी की पूरी पिस्टन को ऊपर ढकेल रही है, वो उसे गर्म नहीं कर रही है, पहले दो भागों में बढ़ रही थी, पहले क्या कर रही थी, वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही थी, इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही थी, मतलब उसे गर्म भी कर रही थी, अब यहाँ पे गर्म नहीं करेगी। गर्म क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कौन सा प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम में ताप चेंज हो नहीं सकता। क्लियर है बात, समझ में आई। तो यहां से एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो समतापी प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम में जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं, जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो पूरी की पूरी क्या करती है, वो कार्य करने में खर्च हो जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं करती है। एक बात और मैं तुम्हें समझा देता हूँ, एक एक बात और समझ लो इन्हें चलते चलते, डी क्यू का मान पॉजिटिव हो सकता है, डी क्यू का मान माइनस भी हो सकता है। डी क्यू का मान पॉजिटिव होने का मतलब है कि आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं,
डी क्यू का मान माइनस होने का मतलब आप सिस्टम से हीट क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, पहली बात समझ लीजिए। डी यू का मान प्लस होने का मतलब कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। डी यू का मान कहीं पर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी घट गई। डी डब्ल्यू का मान पॉजिटिव होने का मतलब क्या चीज है, इसका मतलब ये है कि आप आपने जो गैस थी उस गैस का एरिया बढ़ा दिया, गैस का एरिया बढ़ गया। गैस का एरिया बढ़ने का मतलब है कि सिस्टम पर कार्य हुआ, सिस्टम द्वारा कार्य हुआ। पॉजिटिव का मतलब क्योंकि सिस्टम ने क्या काम करा, सिस्टम ने वो पिस्टन ऊपर को ढकेल दी। ऊपर को कब ढकेलेगी, जबकि गैस बढ़ जाएगी, गैस का आयतन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होने का मीन्स क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज होने का मीन्स ये है, वॉल्यूम इंक्रीज होने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि उसने जो पिस्टन थी, जो फ्री पिस्टन थी, उसे क्या कर दिया, ऊपर की ओर ढकेल दिया। ऊपर की ओर क्या कर दिया, ढकेल दिया, पुश कर दिया उसने। जब उसे पुश कर दिया तो इसका मतलब क्या चीज है, जब पुश किसने करा, सिस्टम ने करा, सिस्टम मतलब गैस ने करा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय द गैस वर्क हुआ, किसके द्वारा हुआ, बाय द सिस्टम। मतलब जो वर्क जो हुआ बाय द सिस्टम हुआ। काश यदि डी डब्ल्यू का मान माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि जो गैस थी वो बेचारी उसने ऊपर को कार्य करने बजाय, मतलब उसे ढकेलने बजाय और दब गई। दबने का मतलब क्या हो गया, दबने का मतलब हो गया कि ऑन द सिस्टम, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होने का मतलब ये हो गया कि सिस्टम पर कार्य हुआ। दो बातें होती हैं याद रखना, कहीं पॉजिटिव कार्य है तो पॉजिटिव कार्य का तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब ये है, वॉल्यूम वृद्धि होने का मतलब ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब या वृद्धि होने का मतलब ये है कि उसने सिस्टम को क्या कर दिया, उसने जो पिस्टन थी उस पिस्टन को बाहर को ढकेल दिया और खुद का वॉल्यूम क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब उसने कार्य करा, सिस्टम ने कार्य करा, तो बाय द सिस्टम हो गया ये। और ये क्या हुआ, यदि नेगेटिव कार्य है, नेगेटिव मतलब अब वॉल्यूम घट गया, और बेचारा जब वॉल्यूम घट गया तो वॉल्यूम घटने का क्या तात्पर्य है, वॉल्यूम घटने का मतलब है कि सिस्टम पर कार्य हुआ, अब गैस दब गई, अब पिस्टन ने कार्य, अब पिस्टन ने नीचे को उसे दबा दिया। ठीक है, दूसरी बात क्लियर हो गई बात, ये चार बातें। तो यहां से आप ये देख रहे हैं कि जितनी हीट देती है वो सबकी सब क्या करती है, सिस्टम द्वारा कार्य कर देती है। क्लियर बात, ये तो बात हो गई किसकी, ये रिलेशन आ गया डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, किसका आ गया बेटा, ये समतापी प्रक्रम का आ गया। अब दूसरी बात हम क्या करते हैं, और याद रखना समतापी प्रक्रम में होता क्या है, समतापी प्रक्रम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग परिवेश और निकाय के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाता है। यदि ऊष्मा उसकी पड़ गई तो उसे निकाल दो, निकल जाए। क्योंकि क्यों क्यों निकल आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि ताप सेम रहेगा, ताप सेम जब ही रहेगा जब ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहेगा। अब दूसरी बात समझिए आप, अब आइसोथर्मल में बात क्लियर हो गई, अब हम एडियाबैटिक में बात कर रहे हैं, रोदोस में। रोदोस में क्या होता है बेटा, रोदोस प्रक्रम में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक में मैंने बताई कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। जितनी सिस्टम की ऊष्मा है बेचारी वो ही रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी एक तरह से। कांस्टेंट रहने का मतलब कि उसमें जो चेंजिंग है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और उसमें चेंजिंग जीरो की होने की वजह से डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जीरो बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डी यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी यू बराबर डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, या ऐसा लिख दो डी यू बराबर माइनस डब्ल्यू, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप डी यू माइनस बराबर डी डब्ल्यू। दो बातें आ गई, ध्यान देने की कोशिश करना आप लोग, क्या बात यहां निकल के आई कि एडियाबैटिक प्रोसेस में, रुदोष प्रक्रम में क्या होगा, रुदोष प्रक्रम में ये होगा, मैंने ये बात बताई, रुदोष प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है जिससे में कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। जब हीट का ट्रांसफर नहीं होता है तो क्या कर रहे हैं आप, जितनी हीट, हीट का जब ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो यहां से क्या बात समझ में आ रही है, यहां से ये बात आ रही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लेकर के कि इंटरनल जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जब बढ़ेगी, कब, जब बढ़ेगी जबकि आप ऑन द सिस्टम वर्क कर रहे हैं। मतलब आप जो गैस है उस गैस को क्या कर रहे हैं, संपीड कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, उसे सकोड़ रहे हैं, उसे कम कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। उस कंडीशन उस कंडीशन माइनस का कार्य होगा। और जब वॉल्यूम कम होता है तो क्या होता है, सिस्टम पर कार्य होता है, ऑन द सिस्टम वर्क होता है। तो यदि ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस में तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी प्लस की है। और यदि बाय द सिस्टम का मतलब आप लोग जानते हैं कि गैस क्या हो गई, गैस बढ़ जाएगी, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और गैस का वॉल्यूम बढ़ने का मतलब
गैस की वॉल्यूम बढ़ने का मतलब पॉजिटिव कार्य है। पॉजिटिव कार्य का मतलब सिस्टम द्वारा कार्य है, सिस्टम पर कार्य नहीं, सिस्टम द्वारा कार्य। और सिस्टम द्वारा कार्य कैसा हो रहा है? यदि सिस्टम द्वारा कार्य हो रहा है कौन से प्रक्रम में? रोदोष में, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इंटरनल एनर्जी कैसी हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है? यही तो एक रीजन होता है कि जब कभी भी आपने देखा है कि कहीं पर पानी या कोई चीज गर्म है, तो जो गर्म है तो आप उसके ऊपर का ढक्कन क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ढक्कन ढक्कन हटाने से क्या होता है कि उसके अंदर जो स्टीम है वो क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाती है, सॉरी इंक्रीज हो जाती है। उसके अंदर जो गैस वगैरह है, गैस का मतलब जो सिस्टम है वो क्या होगा? इंक्रीज होएगा। और जब सिस्टम इंक्रीज होएगा तो पॉजिटिव कार्य होएगा, और जब पॉजिटिव कार्य होएगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब ताप उसका कम हो जाएगा, मतलब चीज क्या हो जाएगी? जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आ गई हमारे कौन से प्रक्रम पर? रुदोष प्रक्रम पर। अब तीसरी बात समझिए। तीसरी हम लोग बात कर रहे हैं, तीसरी हम बात कर रहे हैं सम आयतनिक, सम आयतन वाली, मतलब आयतनिक, सम आयतनिक प्रक्रम, आइसोबोलोमेट्रिक, आइसोबोल्यूमेट्रिक प्रोसेस। बेटा आइसोबोलोमेट्रिक प्रोसेस में क्या होएगा? आप लोग जानते हैं कि इसमें जो बी है, बी मतलब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, आइसो रहेगा। ये इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंशियल होएगा वो जीरो होएगा, मतलब उसमें चेंजिंग जीरो होगी। और बेटा जब इसमें चेंजिंग जीरो है तो इसका मतलब क्या चीज हो गया कि वर्क जो मिलता है, वर्क होता है पी इंटू डी बी। आप लोग जानते होंगे वर्क का फार्मूला डी डब्ल्यू बराबर पी इंटू डी बी। तो पी क्या होएगा यहाँ पे? कुछ होगा, जो भी कुछ होगा, परंतु डीबी का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो डी डब्ल्यू का मान क्या होगा? जीरो। आप लोग ये बात ध्यान रखना, हो सकता है नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसलिए यहाँ पर कर लिखता हूँ कि डी डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कौन से प्रक्रम में? आइसोबोलोमेट्रिक प्रोसेस में, मतलब सम आयतनिक प्रक्रम में, जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उन प्रक्रम में जो डी डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। मतलब ना ही बाय द सिस्टम वर्क होता है, ना ही ऑन द सिस्टम वर्क होता है, मतलब वर्क होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पर यदि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा बेटा डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये कंडीशन होगी थी, तो डी क्यू बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डी यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो उसे हीट दे रहे हैं किसके लिए? जो अभी फर्स्ट जो हमने अभी आपके लिए जो ऊष्मागतिक निकाय जो बताया था, थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो बताया था, उसमें यदि आप बर्नर से हीट दे रहे हैं तो पूरी पूरी हीट भाई साहब क्या करेगी? वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, मतलब गैस को गर्म करेगी। पिस्टन के लिए ऊपर नीचे नहीं करेगी, वो केवल सिस्टम क्या करेगी? ओनली क्या काम करेगी? ओनली इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी केवल। वो उसके लिए, वो पिस्टन के लिए ऊपर नीचे नहीं करेगी, उसके वॉल्यूम को ना बढ़ाएगी, ना ना पिस्टन ऊपर जाएगी और ना पिस्टन नीचे आएगी, पिस्टन अपनी जगह फिक्स हो जाएगी यहाँ पे। बस क्या होएगा, वो जो सिस्टम जो था, जो उसमें गैस जो भर रही थी, वो गैस लगातार क्या होने लगेगी? गर्म होने लगेगी। और यदि आप उससे हीट ले रहे हैं तो गैस लगातार क्या होने लगेगी? ठंडी होने लगेगी। ठीक है, कहां पर? आइसोबोलोमेट्रिक प्रोसेस में। ठीक, इसके बाद अब तीसरी बात क्या करते हैं हम? तीसरी बात करते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस पर। यहां से ये जो तीनों में इनके एप्लीकेशन जो बता रहा हूं आपके लिए, रोदोस पर और इस पर, ये इनमें से एक क्वेश्चन आएगा 100%, ये देख लेना आप लोग। अगला, अगली क्या चीज है बेटा? अगली हम बात करते हैं बेटा साइक्लिक प्रोसेस पर, चक्रीय प्रक्रम पर। बेटा चक्रीय प्रक्रम में होगा, चक्रीय चक्रीय प्रक्रम में क्या होगा बेटे? चक्रीय प्रक्रम में एक बात ध्यान रखो बेटा, चक्रीय प्रक्रम में चाहे किसी अवस्था से गुजर जाए, चाहे बीच में बढ़ जाए, टेम्परेचर घट जाए, कुछ हो, परंतु जिस स्टेज से चालू हुई है फाइनल काम वहीं पे आकर रुकेगा। तो कहने का मतलब टेम्परेचर यदि शुरू में ज्यादा था तो बाद में क्या होगा? ज्यादा ही रहेगा। यदि पहले कम था तो बाद में भी पहले कम था तो बाद में भी कम ही रहेगा, क्योंकि लास्ट में जिस जगह भाई हम उसी जगह आ गए लौट के। तो जो कंडीशन पहले ही वो बाद में हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं होगी पूरे प्रोसेस में, कंप्लीट प्रोसेस में यदि हम देखें तो टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं होगी। टेम्परेचर जिस स्थिति में था उसी में होगा, और जब जिस स्थिति में था उसी में होगा तो इसका मतलब क्या चीज है कि इंटरनल एनर्जी शुरू में जितनी थी उतनी लास्ट में होगी। इसकी बात यही तो हुआ भाई,
इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो यू का मान ही वही होगा, जो इनिशियल था वही फाइनल होगा, जो प्रारंभिक था वही अंतिम होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि यहाँ पर यदि हम डेल्टा यू की बात करें या डी यू की बात करें, वो भी क्या होगी, जीरो होगी। और जब डी यू जीरो होगी तो सेम कंडीशन बन गई। कौन सी कंडीशन बन गई, ये आप देख रहे होंगे, ये कंडीशन सेम वही वाली बन गई जो कौन से प्रक्रम में है, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। ये वही बात बन गई, कौन सी, जो आइसोथर्मल प्रोसेस में थी, जो किसमें थी, आइसोथर्मल प्रोसेस में थी। सेम वही कंडीशन बन चुकी है ये। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इसकी एप्लीकेशंस पे बात कर ली और हमने कुछ पॉइंटों पर बात करी, आप लोग इन्हें ध्यान से समझें और इस पर आधारित जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसे आप लोग आराम से सॉल्व करें। और ये जो मैंने फर्स्ट लॉ और जीरोथ लॉ पे जो मैंने बात करी थी, जो मोटी मोटी मैंने आप लोगों को बात बताई है, इनसे ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, धन्यवाद।